गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण भी पूरा हो चुका है। उसके बाद हम पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण को सीख रहे हैं। हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण में दोस्तों हमने अलग अलग वीडियो और लाइव लेक्चर के माध्यम से हिसाबी गुणोत्तर का अर्थ, हिसाबी गुणोत्तरों का जो 2 वर्गीकरण था, परंपरागत वर्गीकरण और कार्यानुसार वर्गीकरण, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि परंपरागत वर्गीकरण आपके अभ्यास में नहीं है, कार्यानुसार वर्गीकरण आपके अभ्यास में। और उसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार के गुणोत्तर थे। लाभदायकता के गुणोत्तर, ए, बी तरलता के गुणोत्तर, सी संपन्नता के गुणोत्तर और डी कार्यक्षमता के गुणोत्तर। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसकी वजह से इस पार्ट में से भी कुछ सिलेबस कम हुआ है। लेकिन इस पार्ट के जो भी गुणोत्तर है वो आगे जाने वाले आपके हायर एजुकेशन में, आगे जो कॉलेज में जब आप अभ्यास करेंगे उसमें वो बहुत काम आने वाला है। और सरकार की गाइडलाइन भी यही है कि बच्चों को जो टॉपिक आगे काम आने वाला है वो पढ़ाना जरूर है। वो आपके एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आपको आगे काम आ सकते हैं। खैर, जिस तरह से मैंने अकाउंट पार्ट 1 और स्टेट पार्ट 1 का वीडियो बनाकर आपको बताया था कि उसके सिलेबस में से क्या कम हुआ है, उसी तरह से इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अकाउंट पार्ट 2 और स्टेट पार्ट 2 में से सिलेबस में से कितना कम हुआ है। लेकिन जो बच्चे आने वाले साल में बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, आने वाले वर्ष में जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा, उनको कहना है कि आपके लिए कुछ भी कम नहीं हुआ है। वो लास्ट ईयर यानी जो अभी करंट ईयर है उसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम हुआ है। उसमें से इस पार्ट में से कुछ सिलेबस कम हुआ है। तो क्या कम हुआ है? तो इस पार्ट में जो दोस्तों मैंने आपको 4 अलग अलग बताया था गुणोत्तर, लाभदायकता के गुणोत्तर ए, बी तरलता के गुणोत्तर, सी संपन्नता के गुणोत्तर और डी हम सीख रहे हैं कार्यक्षमता के गुणोत्तर। उसमें से जो सी है संपन्नता के गुणोत्तर, वो पूरा का पूरा कट हो गया है। संपन्नता के गुणोत्तर में 4 गुणोत्तर है और थोड़े कठिन भी थे वो। दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, मालकी गुणोत्तर, कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर और ब्याज आवरण गुणोत्तर। ये चारों के चारों गुणोत्तर अब आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आपके इसके प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और ये थोड़ा कठिन भी था दोस्तों, तो इसके लिए एक तरह से आपके लिए खुशखबरी। कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे थे मुझे कि सर ये तो पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको उल्लेख कर दूं कि संपन्नता के जो 4 गुणोत्तर है, दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, मालकी गुणोत्तर और ब्याज आवरण गुणोत्तर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और साथ ही साथ लाभदायकता के जो गुणोत्तर है उसमें भी 2, परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो मैंने आपको 14 सूत्र कहा था कि लाभदायकता में 4 है। कौन कौन से 4? सकल लाभ का गुणोत्तर, परिचालन या संचालन गुणोत्तर, परिचालन लाभ गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। उसमें से 2 परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसमें 2 ही पढ़ना है आपको, सकल लाभ का गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। उसके बाद तरलता के गुणोत्तर में 2 है, वो दोनों के दोनों ही पढ़ने हैं, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर। उसके बाद संपन्नता के गुणोत्तर में 4 थे, वो चारों के चारों 30% सिलेबस में जो कम हुए चारों के चारों ही कम हो गए, तो उसमें से एक भी नहीं पढ़ना है। और डी कार्यक्षमता के गुणोत्तर, इसके अंदर 4 है, स्टॉक टर्नओवर, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर, देनदार टर्नओवर और लेनदार टर्नओवर। ये चारों के चारों आपको पढ़ने हैं और चारों के चारों महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं, क्योंकि संपन्नता का कम हो गया है तो इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांसेस भी हैं। तो ये चारों आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो गए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और बाकी क्या पार्ट 2 में से और स्टेट पार्ट 2 में से और अकाउंट पार्ट 2 में से कम हुआ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो या लाइव लेक्चर के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट वाला गुणोत्तर, कार्यक्षमता के गुणोत्तर। ए बी सी डी में सबसे लास्ट डी कार्यक्षमता के गुणोत्तर, उसमें उसको हम किस में दर्शा सकते हैं? बार में। बार का मतलब होता है टाइम्स, गुजराती में कहे तो वक्त बोलते ना हम लोग। 3 बार 4 बार, आप छोटे थे तो आपको होमवर्क मिलता था 2 बार करके लाना, 3 बार करके लाना, 2 टाइम्स करके लाना, 5 टाइम्स करके लाना। तो वो बार जो है वो उसमें हम दर्शाते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो साल में कितनी बार खपत हो गया, देनदार से हम कितनी बार साल में वसूली कर पा रहे हैं, लेनदार को कितनी बार भुगतान करना पड़ रहा है। तो वो बार में हमको इन चारों गुणोत्तर को दर्शाना है। तो 4 गुणोत्तर कौन कौन से हैं? तो स्टॉक टर्नओवर, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर, देनदार टर्नओवर और लेनदार टर्नओवर। उसमें सबसे पहले हम ये 2 गुणोत्तर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, स्टॉक टर्नओवर और कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। तो सूत्र देख लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर बराबर
बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर बराबर क्या होगा दोस्तों, बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक, जिसमें से बिक्री माल की लागत के बारे में हम दो सूत्र है, दोनों सूत्र हम सीख चुके हैं। पहला सूत्र था बिक्री माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक, जो बड़ा वाला सूत्र था, प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। और दूसरा सूत्र है एक बिक्री माल की लागत का, बिक्री माइनस सकल लाभ। बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ, ठीक है। उसके बाद आता है औसत स्टॉक। तो औसत स्टॉक बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। आपको सवाल में प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दिया होगा, उन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा औसत स्टॉक। उसके बाद दूसरा सूत्र है कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। कार्यशील पूंजी का टर्नओवर बराबर बिक्री माल की लागत बटे में शुद्ध कार्यशील पूंजी। बिक्री या बिक्री माल की लागत बटे में शुद्ध कार्यशील पूंजी। आपको सवाल में दिया होगा कि कार्यशील पूंजी का दर या कार्यशील पूंजी का टर्नओवर या कार्यशील पूंजी का चलन दर, जो टर्नओवर है उसको हिंदी में चलन दर भी कहते हैं, वो आपको बिक्री के आधार पर ज्ञात करना है। तब आपको सूत्र बनेगा बिक्री बटे में शुद्ध कार्यशील पूंजी। अगर बिक्री माल की लागत के आधार पर ज्ञात करना है तो बिक्री माल की लागत बटे में शुद्ध कार्यशील पूंजी, जिसमें से बिक्री मोस्ट ऑफली आपको दिया होता है, नहीं दिया होगा तो बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको बिक्री मिल जाएगा। बिक्री माल की लागत का सूत्र आपको पहले से पता है। कार्यशील पूंजी का सूत्र भी जब चालू गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर सीख रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था, कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो आज हम इन दोनों गुणोत्तर से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न नंबर 15, 16 और 17। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे 15, 16 और 17। यस, पहले हम सवाल देख लेते हैं तीनों। 15वां क्वेश्चन, एल कंपनी लिमिटेड के नीचे दिए गए जानकारी पर से स्टॉक टर्नओवर यानी स्टॉक चलन दर की गणना कीजिए, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, बिक्री, अंतिम स्टॉक, सकल लाभ का दर, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी। यानी बिक्री में से सकल लाभ घटाएंगे तो हमें बिक्री माल की लागत मिल जाएगा, और प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो हमें औसत स्टॉक मिल जाएगा। 16वां, वाई कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी पर से उसमें भी स्टॉक चलन दर ज्ञात करना है आपको। प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है, बिक्री दिया हुआ है, खरीदी के खर्च, अंतिम स्टॉक, खरीदी और मजदूरी दिया हुआ है। दोस्तों मजदूरी अलग से दे दिया गया है, तो कितने बच्चे क्या करते हैं, खरीदी का खर्च ही खाली लिखते हैं, मजदूरी को नहीं लिखते। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। दोस्तों आपको याद रखना है कि खरीदी का खर्च मतलब व्यापार खाते के उधार में आने वाले सभी खर्च, जो खर्च व्यापार खाते में आते थे वो सभी खर्च का समावेश खरीदी के खर्च के रूप में ही होता है। तो जो मजदूरी दिया है वो भी खरीदी का खर्च ही माना जाएगा, तो उसको भी खरीदी के खर्च में आपको ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। और 17वां सवाल है, जेड कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी पर से कार्यशील पूंजी का टर्नओवर चलन दर की गणना कीजिए। किसके आधार पे, तो नीचे लिखा है बिक्री और बिक्री लागत के आधार पे, यानी दोनों ही आपको कैलकुलेट करना है, एक बार बिक्री के आधार पर और एक बार बिक्री लागत के आधार पर। उसमें आपको बिक्री माल की लागत, गैर चालू संपत्ति, गैर चालू दायित्व जिसका कुछ काम नहीं है, सकल लाभ, चालू संपत्ति और चालू दायित्व दिया हुआ है, जिसकी सहायता से हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो 15 में हमें करना है स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक टर्नओवर का पहले सूत्र लिख देंगे, स्टॉक टर्नओवर बराबर बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। और फिर आंसर के लिए 2 लाइन छोड़ देंगे, आपको 4 लाइन छोड़ना है। मेरे पास जगह नहीं है, मुझे यहाँ तक पूरा करवाना है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए लिखूंगा और फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो 2 लाइन छोड़ने के बाद सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बिक्री माल की लागत। तो बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ, बिक्री माइनस सकल लाभ। तो बिक्री दिया हुआ है दोस्तों 30 लाख, बिक्री कितना दिया हुआ है 30 लाख, माइनस सकल लाभ का दर दिया हुआ है 30%। सकल लाभ का दर बिक्री पर ही होता है, तो सकल लाभ का दर दिया हुआ है 30%। तो 30 लाख बिक्री दिया हुआ है और 30 लाख का 30% करेंगे तो सकल लाभ कितना आएगा, 9 लाख। तो 9 लाख कैसे आया दोस्तों, तो बिक्री दिया हुआ है 30 लाख और सकल लाभ का दर दिया हुआ है 30%। तो 30 लाख का 30% करेंगे तो कितना होगा, 9 लाख। तो 30 लाख में से 9 लाख घटाएंगे तो कितना होगा, 21 लाख। तो 21 लाख क्या आ गया, बिक्री माल की लागत आ गया 21 लाख।
अब हमें क्या चाहिए, औसत स्टॉक। तो औसत स्टॉक बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना है दोस्तों इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रारंभिक स्टॉक है 3,50,000, अंतिम स्टॉक है 2,50,000। तो 3,50,000 प्लस 2,50,000 बटे में 2, तो ये आएगा आपका 3 लाख। औसत स्टॉक कितना आया दोस्तों, 3 लाख। अब मान रख देंगे 21 लाख भागे 3 लाख, यानी कितना आएगा 7 बार। 7 आंसर आएगा, जिसे हम किस में दर्शाएंगे, बार में। तो 7 बार, 7 बार का मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में जो स्टॉक का खपत है, स्टॉक का जो जत्था है वो 7 बार पूरा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, उसमें भी आपको स्टॉक टर्नओवर ज्ञात करना है। तो पहले फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर बराबर बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। तो सबसे पहले बिक्री माल की लागत और बटे में औसत स्टॉक लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, बिक्री माल की लागत चाहिए और औसत स्टॉक चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बिक्री माल की लागत अब बिक्री माल की लागत का कौन सा सूत्र आएगा इसमें दोस्तों, तो इसमें सकल लाभ नहीं दिया हुआ है। तो बिक्री माल की लागत का जो बड़ा वाला सूत्र है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक, वो वाला फॉर्मूला इसमें लागू पड़ेगा। तो बिक्री माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। तो सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक, तो प्रारंभिक स्टॉक कितना है, 2 लाख। उसके बाद खरीदी, तो खरीदी है दोस्तों 22 लाख, तो 22 लाख। उसके बाद खरीदी के खर्च, ध्यान से सुनिएगा, खरीदी के खर्च तो ऐसे दिया हुआ है 1 लाख, लेकिन मजदूरी भी दिया हुआ है 2,50,000। तो ध्यान रखिएगा कि मजदूरी भी खरीदी के खर्च में आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग दिया है। तो आप कैसे पहचानोगे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जो भी खर्च व्यापार खाते में आता है वो सब खर्च खरीदी का होता है। और आपको पता है कि व्यापार खाते में कौन कौन से खर्च आते हैं। ठीक है। तो 1 लाख और 2,50,000 यानी खरीदी का खर्च कुल मिलाकर कितना आएगा, 3,50,000। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अंतिम स्टॉक है क्वेश्चन नंबर 16 में, अंतिम स्टॉक 1,50,000। सब प्लस माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा 2 22 और 2 24 और 3 27,50,000 में से 1,50,000 घटाएंगे तो 26 लाख। कितना मिलेगा, 26 लाख। यहाँ पे मान रख रहा हूँ मैं 26 लाख। अब क्या चाहिए हमें, औसत स्टॉक। तो औसत स्टॉक बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना है दोस्तों, तो प्रारंभिक स्टॉक है 2 लाख और अंतिम स्टॉक है 1,50,000। तो 2 लाख प्लस 1,50,000 बटे में 2, ये करेंगे तो 1,75,000। ये आपको मिलेगा औसत स्टॉक। 1,75,000 क्या मिला, औसत स्टॉक। अब यहाँ मान रख देंगे 26 लाख भागे 1,75,000, तो इसका आंसर आएगा 14.86 बार। 14.86 बार। 14.86 बार का मतलब ये हुआ कि 14 बार स्टॉक पूरा खपत हो गया होगा और 15वीं बार में थोड़ा सा बचा होगा। अब आज के वीडियो का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, जेड कंपनी लिमिटेड के नीचे दिए गए जानकारी पर से कार्यशील पूंजी का टर्नओवर की गणना कीजिए बिक्री और बिक्री लागत के आधार पर। तो हम लोग लिख लेते हैं सूत्र पहले। क्वेश्चन नंबर 17, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर बराबर
बिक्री या बिक्री माल की लागत, दोनों बोला है तो दोनों लिख लेते हैं, बिक्री माल की लागत बटे में शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो जिसमें हमें बिक्री नहीं दिया हुआ है लेकिन बिक्री माल की लागत दिया हुआ है 32 लाख, बिक्री तो नहीं मालूम लेकिन बिक्री माल की लागत है 32 लाख, और शुद्ध कार्यशील पूंजी भी हमें नहीं मालूम है। तो हमें क्या क्या चाहिए, बिक्री चाहिए और शुद्ध कार्यशील पूंजी चाहिए। तो बिक्री कैसे निकलेगा, तो बिक्री माल की लागत का हमने एक यहाँ पे सूत्र देखा हुआ है, बिक्री माइनस सकल लाभ। बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ। अब माइनस सकल लाभ आएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस, तो बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ। बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, बिक्री बराबर बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ। तो बिक्री माल की लागत दिया हुआ है आपको 32 लाख और सकल लाभ दिया हुआ है 8 लाख। तो 32 लाख और 8 लाख जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 लाख। बिक्री माल की लागत दिया हुआ है 32 लाख और सकल लाभ दिया हुआ है 8 लाख, तो 32 लाख और 8 लाख जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 लाख। यानी बिक्री आपको मिल गया 40 लाख और बिक्री माल की लागत कितना है, 32 लाख। अब क्या चाहिए दोस्तों, तो कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। जानबूझकर आपको उन्होंने गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व भी दिया है कि बच्चे गलती कर दे, लेकिन आप याद रखिएगा कि चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति कितना है, 5 लाख और चालू दायित्व कितना है, 3 लाख। तो 5 लाख माइनस 3 लाख। दोस्तों एक लाइन में एक ही बार आपको बराबर करना है, 2 बार बराबर नहीं करना है। मेरे पास जगह थोड़ा कम होता है इसलिए मैं एक लाइन में 2 बार 3 बार बराबर कर देता हूं, लेकिन आपके पास जगह पर्याप्त है, आप एक लाइन में 1 बार बराबर, फिर उसका आंसर नीचे वाली लाइन में लिखा करिए, ठीक है। तो 5 लाख में से 3 लाख जैसे तो लिखा है, तो 2 लाख आप नीचे वाली लाइन में लिखिए, 2 लाख। और यहाँ पे भी आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। पहले बिक्री के आधार पर लिखेंगे तो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, बिक्री बटे में कार्यशील पूंजी। उसके बाद बी, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर बिक्री माल की लागत के आधार पे, तो उसका अलग सूत्र लिखना पड़ेगा, बिक्री माल की लागत बटे में शुद्ध कार्यशील पूंजी। यहाँ पे मैंने दोनों साथ में ही लिख दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, साथ में भी लिख सकते हैं आप, 2 लाख। तो इस तरह से 2 बार आंसर आएगा। 40 लाख भागे 2 लाख करेंगे आप दोस्तों तो कितना आएगा, 20 बार, और 32 लाख भागे 2 लाख करेंगे तो 16 बार। यानी बिक्री के आधार पर कार्यशील पूंजी का टर्नओवर कितनी बार आएगा, 20 बार, और बिक्री माल की लागत के आधार पर कार्यशील पूंजी का टर्नओवर कितना आएगा, 16 बार। तो ये जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी तरह आप उदाहरण कर सकते हैं दोस्तों। तो इसकी तरफ उदाहरण नंबर 24 से लेकर 28 तक होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, जो सेम टू सेम आज जो मैंने वीडियो में सवाल करवाया है उसकी तरह ही है। उदाहरण नंबर 24 से 28, 15, 16, 17 क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उसकी तरह ही उदाहरण नंबर 24 से 28 आपको होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू सो मच।